तो मेरे पीछे बेबीलोन में वह स्थान है जहां बेबीलोन का जिग्गुराट खड़ा था। बेबीलोन को अक्सर एक प्राचीन आश्चर्य के रूप में देखा जाता है, जिसका नक्शा तैयार हो चुका है और जिसे अच्छी तरह समझा जा चुका है। हर पत्थर का हिसाब रखा जा चुका है। लेकिन एक लंबे समय से उपेक्षित हिस्से के नीचे पुरातत्वविदों ने हाल ही में कुछ अप्रत्याशित खोजा है। उद्देश्य से भरी हुई मिट्टी की परतें, जली हुई शिलाएं और रहस्यमयी वस्तुओं से भरे बंद कमरे। हजारों साल पहले लिखी गई एक शिला को हाथ में लेना और उस पर लिखी बातों को पढ़ पाना, यह एक अद्भुत अनुभूति है। इस जगह को इतनी सावधानी से क्यों दफनाया गया था? जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, टीम को कलाकृतियों से कहीं अधिक मिला। उन्हें एक ऐसे रहस्यमय सत्य के निशान मिले जो बेबीलोन के बारे में हमारे ज्ञान को चुनौती दे सकते थे। क्या यह इतिहास का वह हिस्सा था जिसे किसी ने छिपाने की कोशिश की थी? आइए जानें कि जब वैज्ञानिकों ने बेबीलोन के नीचे स्थित एक गुप्त तिजोरी खोली तो क्या हुआ। प्राचीन बेबीलोन में नए रहस्य। सदियों से बेबीलोन को दुनिया के सबसे अधिक अध्ययन किए गए प्राचीन शहर के रूप में माना जाता रहा है। मानो हर पत्थर ने अपनी कहानी बयां कर दी हो। विशाल जिगुरेट पौराणिक द्वार, आलीशान महल, उन राजाओं के अवशेष जिन्होंने मिट्टी और इतिहास दोनों पर अपना नाम उकेरा था। ऐसा लगता था मानो सब कुछ मानचित्रित, मापा, फोटो खींचा, सूचीबद्ध और ज्ञात ज्ञान के दायरे में आता हो। पुरातत्वविदों का मानना है कि बेबीलोन में अब कोई आश्चर्य बाकी नहीं था, बस धूल, गर्मी और परिचित खंडहर जो वही पुराने सबक दोहरा रहे थे। लेकिन इतिहास में अप्रत्याशित बदलाव लाने की अद्भुत क्षमता होती है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में हुई खोजों ने चुपचाप उस सुव्यवस्थित समय रेखा को चुनौती दी है जिस पर हम कभी भरोसा करते थे। कृषि से भी पुराने मंदिर, अपने समय से सदियों आगे के खगोलीय उपकरण और ऐसे विचित्र अवशेष जो हजारों साल पुराने प्रतीत होते हैं। हर नई खोज एक ही परेशान करने वाली सच्चाई को फुसफुसाती प्रतीत होती है कि प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ न केवल अधूरी है बल्कि संभवतः इस तरह से उलझी हुई है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। और फिर अलीदिया की खोज हुई। खुदाई एक नियमित प्रक्रिया मानी जा रही थी। आधुनिक विकास द्वारा भूमि को निगल जाने से पहले जो कुछ भी बचा था उसे बचाने के लिए एक बचाव अभियान मात्र। इस अभियान का नेतृत्व पुरातत्वविद कौतान अब्बास हसन अबौद कर रहे थे, जो नाटकीय घोषणाओं के बजाय अपने अडिग धैर्य के लिए अधिक जाने जाते थे। अल्फियाडिया जिले के भीतर स्थित साइट 193 से किसी असाधारण खोज की उम्मीद नहीं थी। टीम को बस कुछ बिखरे हुए अवशेष और कुछ वास्तुशिल्पीय टुकड़े मिलने की उम्मीद थी। उपयोगी तो थे, लेकिन सुर्खियां बटोरने लायक कुछ नहीं। लेकिन जमीन की कुछ और ही योजना थी। पहला दिन तो सामान्य ही लगा। श्रमिकों ने टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, घिसी हुई ईंटें और मौसम की मार झेल चुके औजार खोजे, जो पुरातत्व की सामान्य शुरुआती प्रक्रिया थी। फिर सूरज ढलने और गर्मी कम होने के साथ ही किसी ने एक छोटे से कांसे के वजन से धूल हटाई। वह हल्का हल्का चमक रहा था, मानो चुनौती भरे अंदाज में, मानो सदियों से देखे जाने का इंतजार कर रहा हो। एक अच्छी खोज बेशक, लेकिन कोई असाधारण बात नहीं। घंटों बाद सब कुछ बदल गया। मिट्टी से ऐसी वस्तुएं निकलने लगीं जो उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब और बेहतर ढंग से संरक्षित थीं। मिट्टी की गोलियां, तराशी हुई मोहरें, गहनों के टुकड़े और सजावटी वस्तुएं जो असामान्य रूप से सही सलामत लग रही थीं। उस दिन के फील्ड नोट्स में एक अजीब सा तनाव झलकता है। जिसने भी इन अवशेषों को दफनाया, उसने उन्हें सिर्फ छिपाया नहीं, उसने उनके अर्थ को बदलने की कोशिश की, मानो इतिहास की कुछ कड़ियां इतनी खतरनाक हों कि उन्हें दोबारा पढ़ा ही न जा सके। सबसे अजीब बात यह थी कि धूपदान और भेंट के पात्रों जैसी पवित्र वस्तुओं को टूटे हुए भाले के सिरों और कवच के टुकड़ों के साथ दफनाया गया था। ये वो वस्तुएं थीं जिन्हें बेबीलोनियन संस्कृति में पारंपरिक रूप से दुनिया से अलग रखा जाता था। पवित्रता और हिंसा का साथ साथ होना बहुत कम ही देखने को मिलता था, जब तक कि कोई बेहद गंभीर परिस्थिति न आ जाए। जमीन की हालत भी बेचैनी बढ़ा रही थी। मजदूरों ने मिट्टी को असामान्य रूप से घना और दबा हुआ बताया, मानो उसे जल्दबाजी में ठोंका गया हो।
रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद खाई के आसपास की हवा अजीब तरह से ठंडी थी और हवा में एक हल्की सी धातु जैसी गंध घुली हुई थी जो सूक्ष्म तो थी लेकिन जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ये किसी लापरवाही से किए गए दफनाने के संकेत नहीं थे। ये किसी सोची समझी, सुनियोजित, व्यवस्थित और अजीब तरह से जल्दबाजी में किए गए दफनाने की ओर इशारा कर रहे थे। शाम होते होते घटनास्थल का माहौल बदल गया था। टीम समझ गई थी कि अब वे केवल एक साधारण खुदाई नहीं कर रहे हैं। वे बेबीलोन की कभी चहल पहल वाली सड़कों के नीचे जानबूझकर छिपाए गए एक रहस्य तक पहुंच गए थे। एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत पहले किसी ने किसी को भी नहीं बताना चाहा था। स्वाभाविक रूप से पुरातत्वविदों ने और गहराई तक खुदाई शुरू कर दी। जिज्ञासा हमेशा सुरक्षित नहीं होती, लेकिन यह कभी रुकती नहीं, कभी नहीं। विभिन्न गहराइयों से लिए गए मिट्टी के नमूनों ने एक ऐसा पैटर्न दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पृथ्वी की परतें साफ सुथरे एक समान चरणों में दबी हुई थीं, जिनमें आग, बाढ़ या शहर के ढहने से होने वाली अव्यवस्था का कोई निशान नहीं था। प्रकृति के अनियमित निशानों के बजाय भूमि पर मानवीय हस्तक्षेप की शांत व्यवस्था दिखाई दे रही थी। किसी ने इन परतों का निर्माण किया था। फिर स्कैनिंग का काम शुरू हुआ। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने ऐसी आकृतियां दिखाईं जिनका कोई अर्थ नहीं था। लंबी खोखली जगहें, खाली गलियारे और सीलबंद कक्ष जो उस क्षेत्र की किसी भी जात संरचना से कहीं अधिक गहरे थे। सामान्यतः इस प्रकार के खाली स्थान सदियों में ढह जाते हैं, लेकिन किसी तरह वे पूरी तरह से अक्षुण्ण रहे, मानो किसी विशाल प्राचीन फेफड़े के अंदर फंसी हवा की जेबें हों। ऐसा लग रहा था मानो शहर के नीचे कुछ ऐसा बनाया गया हो जिसे इस तरह से निर्मित किया गया हो कि वह अछूता रहे। इस खुलासे से पूरी टीम में हलचल मच गई। अगर ये दबे हुए स्थान हजारों वर्षों से बचे रहे हैं, तो इनमें रोजमर्रा की चीजों से कहीं ज्यादा कुछ छिपा हो सकता है। इनमें इतिहास के पुनर्लेखन का भार हो सकता है, या इससे भी बदतर जानबूझकर मिटाए गए इतिहास का। पुरातत्वीय खोज और उससे कहीं अधिक प्राचीन और भयावह घटना के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगी और प्रश्न और भी गंभीर होते चले गए। बेबीलोन का यह हिस्सा इतनी गहराई से क्यों दबा हुआ था? मिट्टी की परतें प्राकृतिक तलछट की बजाय सुरक्षात्मक मोहरों की तरह क्यों दिखती थीं? और जमीन के नीचे के खाली स्थान कमरों की बजाय चेतावनियों की तरह क्यों महसूस हो रहे थे? इन विचारों के बीच स्थल का आधिकारिक दस्तावेजीकरण जारी रहा। अबूद के नेतृत्व में और सोहेल अलमीमी सहित अधिकारियों की देखरेख में खुदाई को 2 प्रमुख क्षेत्रों ए और बी में विभाजित किया गया था। लगभग 6000 मीटर में फैले सेक्टर ए में पुरातत्व की 2 बिल्कुल अलग परतें मिलीं। पहली परत सेसानियन काल की थी। हालांकि कटाव और आधुनिक क्षति ने इसके अवशेषों को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके नीचे असली खजाना छिपा था। प्राचीन बेबीलोन काल की एक कहीं अधिक पुरानी और बेहतर संरक्षित परत। एक ऐसे शहर में जो अपने ऊंचे जलस्तर और क्षतिग्रस्त परतों के लिए जाना जाता था, वहां अक्षुण्ण परतों का मिलना पहले से ही असामान्य था। उन्हें इतनी उत्तम स्थिति में पाना अभूतपूर्व था। सेक्टर बी, जो 9000 वर्ग मीटर का एक बड़ा क्षेत्र है, में आवासीय इकाइयां मिलीं। अलग अलग आकार के कमरे जिनका उपयोग संभवतः रहने, भंडारण या विशेष कार्यों के लिए किया जाता था। उनकी दीवारें, फर्श और बनावट बेबीलोन के रोजमर्रा के जीवन की एक झलक पेश करती थीं। उन्हें इस तरह संरक्षित किया गया था कि ऐसा लगता था मानो हम उन घरों में कदम रख रहे हों जिनके मालिक आपदा आने से कुछ ही क्षण पहले निकले थे। मिट्टी के बर्तन, असमान आकार की पट्टियां और खूबसूरती से तराशी गई बेलनाकार मोहरें एक के बाद एक सामने आईं। बेबीलोन के प्राचीन कानूनी दस्तावेज। ये गोलियां कभी कभी मिट्टी के लिफाफों में लपेटी जाती थीं, जो इनकी सामग्री को छेड़छाड़ से बचाने की एक प्रारंभिक सुरक्षा प्रणाली थी। इन वस्तुओं से शहर की दैनिक दिनचर्या का एक स्पष्ट और विस्तृत चित्र प्रस्तुत होना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर की गई तोड़फोड़ के निशान, झुलसे हुए चिन्ह, खुदे हुए शिलालेख और मिट्टी की अप्राकृतिक परतें एक अलग ही कहानी बयां करती रहीं। एक गहरा अंधेरा। और जैसे जैसे टीम और गहराई में जाती गई,
उस जगह पर मंडराने वाला अजीब सा एहसास और भी गहरा होता गया। अब यह सिर्फ उस चीज के बारे में नहीं था जिसे वे उजागर कर रहे थे। यह उस चीज के बारे में था जिसे हजारों साल पहले कोई स्पष्ट रूप से दफन रखना चाहता था, जानबूझकर दफनाने और आग लगाने के निशान। अधिकांश खुदाई स्थलों पर मिट्टी केवल मिट्टी होती है, धूल और समय की परतें। लेकिन इस स्थल पर धरती एक कहानीकार की तरह व्यवहार कर रही थी, जो चुप रहने से इनकार कर रही थी। जैसे जैसे टीम ने गहराई तक खुदाई की, वैसे वैसे ऐसे पैटर्न सामने आने लगे जिनकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता था, मानो बेबीलोन ने न केवल अपने अतीत को बल्कि अपनी गलतियों को भी दफनाने की कोशिश की हो। इसकी शुरुआत राख से हुई। कई मीटर नीचे पुरातत्वविदों को राख की पतली, बिल्कुल समतल परतें लंबी अटूट रेखाओं में फैली हुई मिली। पहली नजर में वे किसी प्राचीन अलाव के अवशेष या घरेलू चूल्हे की राख जैसे लग रहे थे, लेकिन यह अनुमान ज्यादा देर तक नहीं टिका। जैसे ही नमूने भूविज्ञानी के तंबू में पहुंचे, नतीजे लगभग तुरंत सामने आ गए। ये परतें ऐसे तापमान के संपर्क में आई थीं जो किसी भी घरेलू आग से उत्पन्न होने वाले तापमान से कहीं अधिक था। हम अत्यधिक गर्मी की बात कर रहे हैं, ऐसी गर्मी जिसे आज के समय में दोबारा पैदा करने के लिए विशेष भट्टियों की आवश्यकता होगी। इस खोज ने सबको चौंका दिया। आग असमान रूप से जलती है, प्रकृति अव्यवस्थित है, लेकिन ये परतें चिकनी, एकसमान और सुनियोजित थीं। यह ऐसी सटीकता थी जो संयोग से नहीं हो सकती थी। किसी ने या किसी चीज ने जानबूझकर इन परतों को बनाया था, और यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही टीम ने राख का क्षैतिज रूप से अध्ययन किया, उन्हें एहसास हुआ कि वे एक नियंत्रित आग को देख रहे हैं, जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। यह आकस्मिक नहीं था, यह अव्यवस्थित भी नहीं था, यह सुनियोजित था, मानो यांत्रिक ढंग से किया गया हो। प्राचीन निकट पूर्वी पुरातत्व में इस प्रकार का एक समान विनाश आमतौर पर 3 संदर्भों में दिखाई देता है: अनुष्ठानिक शुद्धिकरण, युद्ध क्षेत्र कीटाणु शोधन, या पुनर्निर्माण के लिए जानबूझकर भूमि की सफाई। लेकिन यहाँ के पैमाने के लिए ये स्पष्टीकरण भी अपर्याप्त प्रतीत होते थे। ये परतें मलबे या जली हुई वस्तुओं से भरी नहीं थीं। वे अजीब तरह से साफ थीं, मानो जिसने भी आग लगाई हो उसने केवल उन्हीं चीजों को जलाने पर ध्यान केंद्रित किया हो जो मायने रखती थीं। एक शोधकर्ता ने आधे मजाक में, लेकिन पूरी तरह से मजाक में ही टिप्पणी की कि ऐसा लग रहा था मानो वे किसी शहर के अवशेषों का अध्ययन नहीं कर रहे हों, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार के परिणामों का अध्ययन कर रहे हों, जिसे घबराहट के बजाय सटीकता से अंजाम दिया गया था। और फिर किरणें दिखाई दीं। राख के नीचे आंशिक रूप से जले हुए लकड़ी के खंभे दबे हुए थे। विचित्र बात यह थी कि प्रत्येक बीम का निचला हिस्सा जला हुआ था, जबकि ऊपरी हिस्सा लगभग अछूता था। आग आमतौर पर जमीन के नीचे से ऊपर की ओर नहीं जलती। उन बीमों के नीचे कुछ प्रज्वलित हुआ था और नियंत्रित आग के रूप में ऊपर की ओर बढ़ने लगा था। यहाँ जो कुछ भी हुआ वह ये सब प्राकृतिक आग की तरह नहीं था। यह किसी ऐसी चीज की तरह व्यवहार कर रहा था जो नीचे से ऊपर की ओर सील करने के लिए बनाई गई हो। पर्याप्त सबूत इकट्ठा होने के बाद टीम शिविर के तंबू की धुंधली रोशनी में एकत्रित हुई और अपने निष्कर्षों पर चर्चा की, जिससे 3 सिद्धांत सामने आए। कुछ विद्वानों का मानना है कि बेबीलोन शायद महामारी आक्रमण या आंतरिक पतन का शिकार हुआ होगा, जिसके कारण पुजारियों ने अग्नि द्वारा अनुष्ठानिक शुद्धिकरण का आह्वान किया, जो शहर को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध करने का एक हताश प्रयास था। वहीं अन्य विद्वानों का तर्क है कि अग्नि द्वारा शुद्धिकरण अधिक व्यावहारिक था,
जो महत्वाकांक्षी पुनर्निर्माण के लिए खंडहरों को शीघ्रता से साफ करने का एक तरीका था। लेकिन जलने के पैटर्न की विचित्र सटीकता और उनके अकथनीय उलटफेर के सामने यह व्याख्या भी कमजोर पड़ जाती है। ये विवरण इतने जानबूझकर किए गए लगते हैं कि इन्हें यादृच्छिक नहीं माना जा सकता। फिर एक ऐसा सिद्धांत है जो अनुभवी इतिहासकारों को भी चौंका देता है। शायद आग का मकसद शुद्धिकरण या पुनर्निर्माण करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह एक मुहर थी जिसे शहर के नीचे गहराई में दबी किसी चीज को रोकने के लिए बनाया गया था। एक ऐसी शक्ति या रहस्य जिसे उजागर करना बहुत खतरनाक था। झुलसी हुई और बदली हुई धरती शायद एक चेतावनी या ताला थी जो बेबीलोन को कब्र और जेल दोनों के रूप में चिह्नित करती थी। यह विचार धुएं की तरह हवा में लटका हुआ था। यह नाटकीय, यहां तक कि सनसनीखेज भी लग रहा था, लेकिन मिट्टी की परतें किसी भी व्यावहारिक व्याख्या से कहीं अधिक इसका समर्थन करने लगी थीं। जब मृदा रसायन शास्त्रियों ने परतों के क्रम का मानचित्रण किया तो संदेह और भी गहरा कर बेचैनी में बदल गया। यह न तो संयोग था, न ही आकस्मिक। यह एक निश्चित पैटर्न था, एक दोहराव वाली प्रणाली। राख की परतें साफ मिट्टी के धब्बों के साथ बारी बारी से एक सुनियोजित लय में ऊपर नीचे होती थीं। राख, फिर मिट्टी, फिर राख और फिर मिट्टी, मानो जानबूझकर किश्तों में बिछाई गई एक बाधा हो जिसमें हर परत नीचे वाली परत को मजबूत करती हो। मेसोपोटामिया के पुरातत्व में, न बेबीलोन में, न सुमेर में, न अकाद में ऐसा कुछ भी पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। यह दफनाने का एक वास्तुशिल्पीय तरीका था, लेकिन मनुष्यों का नहीं, किसी और चीज का। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, शिविर में सन्नाटा बढ़ता गया। श्रमिकों की बातचीत भी मंद पड़ गई। उस स्थान का अपना एक अलग ही माहौल था, मानो एक थम सी सांस। कुछ स्थानीय लोग बेबीलोन की गहराई के बारे में पुरानी चेतावनियां दोहराने लगे, एक ऐसा वाक्यांश जो आमतौर पर लोक कथाओं में ही मिलता है। शोधकर्ताओं ने पहले तो इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन बस शुरुआत में ही। जब टीम ने सतह के नीचे स्कैन का एक और दौर चलाया तो उनके उपकरणों ने धुंधली अप्राकृतिक गूंजें दर्ज की, ऐसी खोखली जगहें जहां कुछ भी नहीं होना चाहिए था। मानव निर्मित कक्ष एक ऐसे शहर के नीचे सील किए गए थे जो पहले ही कई बार खुद को दफना चुका था। खुली खाई के किनारे खड़े होकर प्रमुख पुरातत्वविद को एक ठंडी निश्चितता का एहसास हुआ। यदि आग का उद्देश्य कुछ मिटाना था तो वह विफल हो गई थी, क्योंकि जली हुई परतों के नीचे कुछ बचा हुआ था और उन्हें आगे जो मिला वह मलबा, मिट्टी के बर्तन या खोए हुए औजार नहीं थे। एनक्रिप्टेड टैबलेट और विकृत लेख। एक पल के लिए खुदाई करने वाली टीम को लगा कि वे रहस्य के अंत तक पहुंच गए हैं। जली हुई परतें पहले से ही काफी विचित्र थीं। बंद कक्ष बेचैन करने वाले थे और मिट्टी के पैटर्न तो सचमुच विचलित करने वाले थे। लेकिन सच्चाई बस एक स्तर नीचे छिपी थी, शांत, धूल भरी और मिट्टी की गोलियों से भरी हुई, जिनका वहां होना नामुमकिन था। जब आखिरकार कक्ष को साफ किया गया और अंदर दीपक डाले गए तो टीम स्तब्ध रह गई। उनके चारों ओर मिट्टी की सैकड़ों गोलियां थीं, जो एक गुप्त भूमिगत पुस्तकालय की तरह करीने से ढेर लगी हुई, झुकी हुई और व्यवस्थित थीं। जिसने भी इस कक्ष का निर्माण किया, उसने गोलियों को यूं ही अंदर नहीं फेंक दिया। उसने उन्हें सहेज कर रखा था। उसने ज्ञान को इस तरह व्यवस्थित किया था मानो कोई भावी पाठकों की अपेक्षा कर रहा हो या उन्हें चेतावनी दे रहा हो। टीम को सबसे ज्यादा हैरानी गोलियों के संरक्षण को देखकर हुई। ये गोलियां सदियों पहले ही चूर चूर हो जानी चाहिए थीं। फिर भी कई गोलियां
लगभग प्राचीन अवस्था में थीं, जो कक्ष के तेजी से दब जाने और आश्चर्यजनक रूप से उत्तम सील के कारण सुरक्षित थीं। लेकिन अगर संरक्षण पहला आश्चर्य था, तो सामग्री दूसरा और कहीं अधिक भयावह था। शुरुआत में शोधकर्ता आशावादी थे। बेबीलोन के अभिलेखागारों का सामान्यतः मतलब प्रशासनिक अभिलेख, अनाज की गिनती कर सूचियां, मंदिर की सूची जैसी सामान्य सामग्री होती है। ऐसी सामग्री जो इतिहासकारों को प्रसन्न करती है और बाकी सभी को उबा देती है। लेकिन जैसे ही पहली गठरी को सतह पर उठाया गया, माहौल बदल गया। लगभग हर पट्टिका क्षतिग्रस्त थी। ऐसे निशान जो किसी क्रोधित शक्ति से उकेरे गए थे। गहरी खरोंचों ने पूरे वाक्यों को चीर दिया था। हिंसक खरोंचों ने प्रतीकों को इस तरह चीर दिया था मानो कोई उन्हें हमेशा के लिए खामोश करना चाहता हो। कुछ पट्टिकाएं बीच से साफ साफ टूट गई थीं। समय के कारण नहीं, बल्कि जानबूझकर दबाव डालने से, जहां लिखावट शब्द के बीच में ही रुक गई थी। यह बुढ़ापा नहीं था, यह मिटाना था। यहां तक कि अनुभवी पुरातत्वविद भी चुप हो गए। आमतौर पर गोलियां ऐसी नहीं दिखती जैसे उन पर कोई हमला हुआ हो। जैसे जैसे और टुकड़े साफ किए गए, पैटर्न को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। रेखाएं बेतरतीब ढंग से नहीं खींची गई थीं, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाकर खींचा गया था। विशिष्ट वाक्यांश, विशिष्ट नाम, विशिष्ट चेतावनियां। जिसने भी इन्हें विकृत किया, उसे ठीक ठीक पता था कि वह क्या मिटाना चाहता है। विनाश भी जल्दबाजी में किया गया था। कुछ शिलालेख अचानक ही समाप्त हो गए। कलम की रेखा रुकी हुई सी लग रही थी, मानो लेखक को अपना विचार पूरा करने से पहले ही रोक दिया गया हो या वह डर गया हो। यह क्षति तोड़फोड़ से ज्यादा संकटकालीन सेंसरशिप जैसी लग रही थी। एक पट्टिका का पूरा अंतिम अनुच्छेद इतनी जोर से काट दिया गया कि उसके टुकड़े आसपास के मिट्टी के बर्तनों में जा गिरे। एक अन्य पट्टिका के ऊपरी भाग पर साफ सुथरी और सटीक लिखावट थी, जबकि निचले भाग पर जल्दबाजी में मिटाई गई चेतावनियां थीं। ये पट्टिकाएं दो कहानियां बयां करती थीं। एक सावधानीपूर्वक लिखी गई, दूसरी हताशा में मिटाई गई। हिंसक मिटाने के बावजूद सब कुछ नष्ट नहीं हुआ था। कुछ पंक्तियां आंशिक और खंडित रूप में बची रहीं, लेकिन इतनी कि महीनों तक चलने वाली बहसों को जन्म दे सकें। कुछ वाक्यांशों को जब पुनः प्राप्त किया गया तो वे स्पष्ट रूप से सामने आए। नदी के नीचे पहरेदार, गहरे समुद्र के बंद कक्ष, 5वें राजा के लेखकों की चेतावनियां। पाठ का अध्ययन करने वालों ने तुरंत असहमति व्यक्त की। कुछ विद्वानों ने जोर देकर कहा कि ये महज पौराणिक संदर्भ थे, आत्माओं, देवताओं और जलमग्न दुनियाओं के बारे में विशिष्ट प्राचीन रूपक थे। मेसोपोटामिया का साहित्य काव्यात्मक बिंबों से भरपूर है। लेकिन कुछ अन्य लोगों का तर्क इससे विपरीत था। यह वाक्यांश कई शिलाखंडों पर अंकित था। प्रतीक असामान्य रूप से सुसंगत थे और बार बार दी गई चेतावनियां किसी भी प्रकार की अनुष्ठानिक कविता जैसी नहीं लगती थीं। वे रिपोर्टों की तरह पढ़ी जाती थीं। एक भाषा विज्ञानी ने पाया कि खुरच कर हटाए गए भाग अक्सर बंधन, नियंत्रण और पुराने सुमेरियन प्रतीकों से संबंधित शब्दों से पहले आते थे, जो बाढ़ के मैदान के नीचे दबे शवों का संदर्भ देते थे। इन पट्टिकाओं पर जो भी लिखा गया था, किसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि पूरी कहानी कभी सामने न आए। जब इस खोज की खबर स्थानीय विश्वविद्यालयों तक पहुंची, तो तुरंत ही अकादमिक विवाद छिड़ गए। रूढ़िवादी खेमे ने जोर देकर कहा कि यह लाक्षणिक लेखन था, जो किसी लुप्त धार्मिक परंपरा का हिस्सा था। अग्निदफन, पहरेदार, ये सभी प्रतीकात्मक भाषा से संबंधित हो सकते हैं और शायद शुद्धिकरण अनुष्ठानों या भूमिगत पवित्र स्थलों से जुड़े हों।
लेकिन असहमति जताने वाला खेमा, जो आमतौर पर शांत रहता है, इस बार झुकने को तैयार नहीं था। अगर यह मिथक था, तो फिर इसे इतनी हिंसा से क्यों मिटाया गया? इतनी जल्दबाजी में इसे नष्ट क्यों किया गया? सेंसर किए गए ग्रंथों को इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सीलबंद अभिलेखागार में क्यों रखा गया? और अलग अलग दशकों में अलग अलग बोलियों का उपयोग करके अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई पट्टियों की कई परतों पर एक ही वाक्यांश क्यों दिखाई दे रहे थे? धीरे धीरे रूपक सिद्धांत एक सुविधाजनक ढाल की तरह लगने लगा, जो आधुनिक विद्वानों को इस भयावह संभावना का सामना करने से बचाता था कि बेबीलोन में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसे लिखने वालों को खुद लिखने का पछतावा हुआ था। फिर सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आई। अभिलेखागार में खाली जगहें थीं जहां पट्टियां होनी चाहिए थीं। धूल में बने एकदम आयताकार गड्ढे, ऐसे खांचे जिनमें कभी ज्ञान समाहित था, लेकिन अब वे साफ, चिकने और स्पष्ट रूप से खाली थे। किसी ने कक्ष को सील करने से पहले इन गोलियों को हटा दिया था। न तो ये गिरी थीं, न टूटी थीं, न ही घिस गई थीं, बल्कि इन्हें हटा दिया गया था। इसके निहितार्थ बेहद चिंताजनक थे। क्या इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था, आग में जलकर नष्ट हो गई थीं, कहीं और छिपा दी गई थीं, या जानबूझकर मिटा दी गई थीं ताकि कुछ चेतावनियां इस भूमिगत तिजोरी में भी कभी न बच सकें? गायब टुकड़ों ने बचे हुए शिलालेखों को और भी अधिक जानबूझकर बनाया हुआ प्रतीत कराया, मानो किसी पहेली के टुकड़े हों जिन्हें हजारों साल पहले किसी ने सुलझाने या छिपाने की कोशिश की हो। फिर भी कहानी जारी रही। हर शिलालेख, हर खरोंच, हर गायब टुकड़ा उसी परेशान करने वाले सच की ओर इशारा कर रहा था। लेखकों को कुछ पता था, वे किसी बात से डरते थे, और उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि आने वाली पीढ़ियां इस खतरे को समझ सकें। जैसे ही टीम ने शिलाखंडों की अंतिम पंक्ति का सूचीकरण किया, खुदाई का नेतृत्व कर रही पुरातत्वविद रुक गईं। उन्होंने चेतावनियों में एक विशेष पैटर्न देखा। टुकड़ों में सूक्ष्म दिशा सूचक संकेत छिपे हुए थे। कई क्षतिग्रस्त रेखाएं किसी ढलान के नीचे स्थित कक्षों या पहरेदारों के बंद रास्ते की ओर इशारा करती प्रतीत हो रही थीं। स्थल की बनावट से इन वाक्यों का मिलान करते हुए उनका दिल जोर से धड़कते हुए लगा। ये शिलाखंड केवल चेतावनियां नहीं थीं, वे एक स्थान की ओर इशारा कर रही थीं, और जल्द ही खुदाई टीम उस स्थान का पता लगा लेगी जिसकी ओर ये चेतावनियां इशारा कर रही थीं। छिपी हुई सीढ़ी और सील बंद कक्ष। कई दिनों से खुदाई एक तय लय में चल रही थी। टूटी दीवारों पर धूल उड़ रही थी, फावड़े चट्टानों को खुरच रहे थे, कोई पानी पीने के लिए रुकने की गुहार लगा रहा था। किसी भी चीज से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि पूरी खुदाई की सबसे महत्वपूर्ण खोज एक पुराने लेखन कक्ष के एक साधारण से कोने के नीचे छिपी हुई थी। एक बारीक दरार ने सब कुछ बदल दिया। एक युवा पुरातत्वविद ने धूल झाड़ते समय इसे देखा। एक बड़ी पत्थर की पटिया पर एक पतली सी दरार थी जो आसपास के फर्श से कुछ ज्यादा ही खूबसूरती से घुल मिल गई थी। अचानक ही उसने उसे हल्के से थपथपाया। एक गहरी खोखली सी आवाज कमरे में गूंज उठी और सभी को बीच में ही बात रोक दी, और सभी को पत्थर के फर्श से खाली संदूक जैसी गूंज नहीं आनी चाहिए। टीम ने एक दूसरे को देखा, ठीक वैसे ही जैसे कहानी में अचानक मोड़ आने पर होता है। कुछ ही घंटों में उपकरण लाए गए, रोशनी केंद्रित की गई और पत्थर का टुकड़ा सबका ध्यान खींचने लगा। जमीन में छेद करने वाले औजारों ने इसकी पुष्टि कर दी। उसके नीचे एक खाली जगह थी, लेकिन हवा का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं था। किसी चीज को आकार दिया गया था, किसी चीज को बनाया गया था,
वे नीचे मौजूद किसी भी चीज के ढहने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसलिए उसे हटाना एक धीमी शल्य क्रिया बन गया, जिसमें शिलाखंड को एक एक करके उठाया गया। धूल सूरज की पतली किरणों में तैर रही थी। जब तक आखिरी टुकड़ा अलग नहीं हो गया, तब तक किसी ने भी सामान्य रूप से सांस नहीं ली। और फिर वह हुआ। हवा की एक मोटी लहर ऊपर की ओर उठी, मानो किसी प्राचीन चीज की सांस छोड़ी हो। यह बर्फीली ठंड थी, दबी हुई हवा से कहीं अधिक ठंडी, और इसमें एक अजीब धातु जैसी गंध थी जिसने नाक को जला दिया। उनके मास्क के बावजूद भी जलन स्पष्ट थी। प्राचीन कब्रों में सड़न धूल और समय की गंध आती है, रसायनों की नहीं। यह जो भी था, इसे किसी कारण से ही अच्छी तरह सील किया गया था। जब धूल आखिरकार छटी तो एक संकरा गड्ढा दिखाई दिया, जो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चौड़ा था। और अंधेरे में नीचे की ओर घुमावदार सीढ़ियां थीं, जिनके लिए कोई भी तैयार नहीं था। सीढ़ियां अविश्वसनीय रूप से सटीक लग रही थीं। हर पायदान साफ सुथरा तराशा गया था, मानो हजारों साल पहले नहीं बल्कि कल ही तराशा गया हो। दीवारें इतनी चिकनी थीं कि अस्वाभाविक लग रही थीं। उन पर न कोई नक्काशी थी, न कोई प्रार्थना, न ही किसी निर्माणकर्ता के निशान। बेबीलोन के निर्माता अपने नाम, अपनी मन्नतें और देवताओं को दिए गए अपने छोटे छोटे आशीर्वाद छोड़ना पसंद करते थे। यह कुछ हद तक कौशल और कुछ हद तक गर्व का प्रतीक था, लेकिन यह कुछ भी नहीं। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, हवा और ठंडी होती गई। उनकी बत्तियां अंधेरे को चीरने के लिए संघर्ष कर रही थीं, मानो परछाइयां उनका विरोध कर रही हों। सीढ़ियां घुमावदार सर्पिलाकार रास्तों से नीचे उतरती थीं। कुछ हिस्सों में तो लगभग सीधी खड़ी थीं। यह किसी गलियारे से ज्यादा धरती में धंसे पेंच की तरह लग रहा था। किसी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन शिलालेखों की कमी उन्हें खटक रही थी। इतनी सावधानी से बनाई गई संरचनाएं आमतौर पर अपने उद्देश्य को दर्शाती हैं। इस मामले में इसे छुपाया गया था। लगभग आधे रास्ते में लक्षण शुरू हो गए। टीम के कुछ सदस्यों ने अचानक चक्कर आने की शिकायत की। एक अन्य को कनपटी के आसपास एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई पट्टी कस रही हो। किसी और ने शिकायत की कि हवा भारी और इतनी घनी लग रही थी कि उसे चबाया जा सकता था। यहां तक कि अनुभवी मजदूर भी, जो ढह चुके मंदिरों और घुटन भरे सुरंगों से रेंग कर गुजरे थे, बेचैन हो गए। मास्क के फिल्टर बदले गए, लेकिन वह सनसनी दूर नहीं हुई। यह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कुछ और ही था। घुमावदार सीढ़ी के निचले हिस्से में एक छोटा गोलाकार कमरा खुलता था। वहां बिखरी हुई अव्यवस्था के बीच रोशनी टिमटिमा रही थी। गिरे हुए लैंप, टूटे हुए कटोरे, हर तरफ बिखरे हुए कलम। मिट्टी की मोहरें फर्श पर ऐसे बिखरी पड़ी थीं, मानो किसी ने जल्दबाजी में उन्हें कुचल दिया हो। यहां जो कुछ भी हुआ, वह बहुत जल्दी समाप्त हो गया। कुछ कटोरों पर अब भी स्याही के निशान थे, जो सूखकर काले टुकड़ों में बदल गए थे। कुछ कलम बीच से टूट गए थे। एक लेखन चटाई कोने में मुड़ी हुई पड़ी थी, मानो वाक्य अधूरा ही छोड़ दी गई हो। दशकों तक चलने वाले औजार अफरा तफरी में इधर उधर बिखरे पड़े थे। पैरों के निशान तो नहीं थे, लेकिन कमरे में दहशत का माहौल था। फिर भी जल्दबाजी में निकलने के बावजूद कुछ भी लूटा नहीं गया था। सब कुछ वहीं पड़ा था जहां गिरा था, मानो कोई भी अपने साथ कुछ भी ले जाना नहीं चाहता था। टीम ने सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए हर वस्तु को छूने से पहले उसका विवरण दर्ज किया। जैसे जैसे वे कक्ष में गहराई तक प्रवेश करते गए, यह स्पष्ट होता गया कि यह स्थान कभी भी दीर्घकालिक कार्य के लिए नहीं बना था। यह एक अस्थायी पड़ाव, एक सीमा की तरह प्रतीत हुआ। आंशिक रूप से ढही हुई मिट्टी की दीवार के पीछे एक और मार्ग प्रकट हुआ, जो संकरा, ठंडा
और कहीं अधिक भयावह था। यह कक्ष हड्डियों से भरा हुआ था। सैकड़ों टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, जो विचित्र और सावधानीपूर्वक व्यवस्थित पैटर्न में लगे हुए थे। उंगलियों की हड्डियां अगल बगल रखी हुई थीं। बड़े जोड़ करीने से समूहबद्ध थे। छोटी हड्डियां मिट्टी की पतली लकीरों से अलग अलग समूहों में बंटी हुई थीं। यह इतना व्यवस्थित था कि इसे आकस्मिक नहीं कहा जा सकता था, और इतना सुनियोजित था कि इसे औपचारिक नहीं कहा जा सकता था। यह दफनाने का तरीका नहीं था, यह तो कैद करने का तरीका था। बाद में फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि हड्डियों को मृत्यु के बाद अलग अलग किया गया था। हाथों और उंगलियों को जानबूझकर अलग किया गया था। यह मेसोपोटामिया की उस रस्म की भयावह याद दिलाता है जिसे आत्मा को निरस्त्र करना कहा जाता है। एक ऐसी प्रथा जिसका उद्देश्य बुरी आत्माओं को उठने या बदला लेने से रोकना था। 2 कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को देखने के बाद कक्ष में दोबारा प्रवेश करने से इनकार कर दिया। एक ने कहा कि यह आकृति इतनी सटीक लग रही थी कि किसी इंसान की नहीं हो सकती, लेकिन हड्डियां तो सबसे भयानक बात थीं। उनके नीचे उथले पत्थर के कुंडों में छिपा हुआ एक गहरा इंद्रधनुषी रंग का तरल पदार्थ था। यह हरे, नीले और तैलीय काले रंगों में झिलमिला रहा था। हालांकि इसकी सतह पर कोई लहर नहीं उठ रही थी। इसकी गंध तुरंत ही भयावह तीखी धातु जैसी और मतली लाने वाली थी। उपकरणों ने पारा, आर्सेनिक और सीसा की ऐसी सांद्रता का पता लगाया जो किसी भी प्राकृतिक वातावरण में संभव नहीं है। ये कुंड आकस्मिक नहीं थे, इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया गया था। यह कक्ष किसी प्राचीन परमाणु नियंत्रण कक्ष जैसा प्रतीत होता था, और फिर भी कुछ और गहरा रहस्य छिपा था। यंत्रों ने हल्की कंपन का पता लगाना शुरू कर दिया, इतनी धीमी कि लगभग मानव श्रवण शक्ति के दायरे से बाहर, मानो पत्थर में कोई कंपी दौड़ रही हो। टीम ने एक दूसरे को देखा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अब तक जितनी भी परतें खोजी थीं, वे सभी एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रही थीं। इस जगह को इतिहास को संरक्षित करने के लिए सील नहीं किया गया था, इसे इतिहास को कैद करने के लिए सील किया गया था। जैसे ही अंतिम माप लिए जा रहे थे, कक्ष के फर्श पर बेहद ठंडी हवा का एक झोंका आया, जो दूर की दीवार में एक पतली दरार से रिस रहा था। एक ऐसी जगह जिसे निर्माता स्पष्ट रूप से फिर कभी छूना नहीं चाहते थे। आतंक का तहखाना और उसकी चेतावनी। जैसे जैसे उत्खनन दल बेबीलोन के खंडहर क्षेत्र के नीचे गहराई तक खुदाई करता गया, वैसे वैसे जमीन उनका और अधिक विरोध करती प्रतीत हुई। जहरीले तालाब, हड्डियों की डरावनी संरचनाएं, दम घोंटने वाली हवा। हर परत से ऐसा लग रहा था मानो शहर फुसफुसाकर पीछे हटने को कह रहा हो। और फिर भी इन सब के नीचे स्कैनर्स ने कुछ और भी असंभव चीज पकड़ी, एक अंतिम बाधा। पहले तो टीम को लगा कि मशीन में कोई खराबी है। रीडिंग से पता चला कि घनत्व एकदम एक समान था, कोई दरार नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई गैप नहीं। लेकिन जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो सारे संदेह दूर हो गए। सदियों की मिट्टी के नीचे लगभग 2 मीटर मोटी पत्थर की एक बेदाग शिला दबी हुई थी। न कोई मोर्टार, न कोई मिट्टी की ईंट, न कोई जोड़, बस एक ही ठोस शिलाखंड जो इतना चिकना था कि उनकी टॉर्च की रोशनी उस पर धुंधले स्टील की तरह चमक रही थी। उसकी सतह पर धुंधले लेकिन सधे हुए चिन्ह खुदे हुए थे, घुमावदार रेखाएं और कोणीय कट जो पहले विकृत शिलाखंडों पर मिले टुकड़ों से हूबहू थे। विद्वान उनके चारों ओर इकट्ठा होकर फुसफुसाते हुए अनुवाद कर रहे थे। रोकथाम, बंधन, मार्ग निषेध। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि देखने वालों को चुप करा दिया जाए।
कोई भी इसे खुलकर नहीं कहता था, लेकिन सन्नाटे में इसका संकेत छिपा हुआ था। यह कोई दरवाजा नहीं था, यह एक जेल थी। तिजोरी खोलना धैर्य और भय की एक कठिन परीक्षा बन गया। हफ्तों तक टीम ने धीमी सटीक काटने वाले औजारों का इस्तेमाल किया, एक बार में कुछ माइक्रोन तक काटते हुए। हर कंपन जोखिम भरा लगता था, मानो वे किसी ऐसी चीज के ढक्कन पर दस्तक दे रहे हों जो कभी भी टूट सकती है। जब आखिरी कट लगा तो स्लैब एक धीमी गूंजती हुई कराह के साथ हिल गया, मानो किसी ने लंबे समय तक सांस रोकी हो। फिर हवा आई। अमोनिया युक्त रासायनिक गैस का एक जोरदार विस्फोट गलियारे में फैल गया। मास्क तुरंत अपनी जगह पर लग गए। लोग पीछे हट गए। 2 मजदूर प्रभाव से बेहोश हो गए। एक और व्यक्ति मुड़ने से पहले ही उल्टी कर बैठा। नीचे जो कुछ भी था उसे किसी कारणवश सील किया गया था। जैसे ही हवा इतनी पतली हुई कि आगे बढ़ा जा सके, कक्ष में रोशनी डाली गई और कुछ ही सेकंड में बातचीत बंद हो गई, सांसें रुक गईं। जनरेटर की भनभनाहट भी मंद पड़ गई। दीवारों के किनारे धंसे हुए गड्ढों में कंकालनुमा आकृतियां सीधी खड़ी थीं, झुकी हुई नहीं, गिरी हुई नहीं, बल्कि व्यवस्थित। उनकी रीढ़ की हड्डियां अप्राकृतिक वक्रों में मुड़ी हुई थीं। उनके जबड़े जंग लगे कांसे के तारों से जकड़े हुए थे, मानो कोई उन्हें मृत्यु के बाद भी चुप कराना चाहता हो। कुछ के हाथ पीछे की ओर मुड़े हुए थे। हड्डियां टूटकर ऐसी मुद्राओं में जुड़ रही थीं जिन्हें कोई जीवित शरीर सहन नहीं कर सकता। और फिर स्थिति और भी बदतर हो गई। कई लोगों के पास ऐसे पिंजरे थे जो धातु या लकड़ी के नहीं, बल्कि हड्डियों के बने थे। मानव हड्डियां मैकोब लैटिस की कलाकृति की तरह आपस में गूंथी हुई थीं। उन पिंजरों के अंदर छोटे कंकाल थे, बच्चे नौकर, या शायद किसी ऐसे अनुष्ठान के दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिभागी जिसकी कल्पना भी कोई नहीं करना चाहता था। एक गहरे रंग के राल ने कुछ हड्डियों को आपस में जोड़ दिया, जिससे एक चमकदार अंबर जैसी चमक पैदा हो गई। बाद में परीक्षणों से पता चला कि यह एक परिरक्षक यौगिक था जो कुलीन कब्रों में इस्तेमाल होने वाले यौगिकों के समान था, लेकिन कहीं अधिक सांद्रित, लगभग हथियार के समान। इनमें से कोई भी शव प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं हुआ था। उन्हें रखा गया था, व्यवस्थित किया गया था, एक जगह पर रखा गया था। इस समय तक सबसे साहसी पुरातत्वविद भी निकास द्वार की ओर बार बार देख रहे थे। कक्ष के केंद्र में छाया के खंभों के बीच बिखरे हुए गड्ढे थे जो स्थिर बदरंग तरल पदार्थों से भरे हुए थे। पारा आर्सेनिक सीसा, भारी धातुएं इतनी अधिक मात्रा में थीं कि सतह तेल की चिकनाई जैसे रंगों, हरे, बैंगनी, काले रंगों से चमक रही थी, जो प्रकाश को झिलमिलाते हुए भ्रम पैदा कर रही थी। ठंड के बावजूद कुछ गड्ढे उबल रहे थे, कुछ अन्य हल्के हल्के स्पंदन कर रहे थे, मानो किसी अदृश्य धारा से हिल रहे हों। क्या ये कुंड संरक्षण, अनुष्ठानिक विघटन या घुसपैठियों को फंसाने के लिए थे? कोई भी इस बात पर सहमत नहीं हो सका। सूर्योदय के बाद तक चलने वाली आपातकालीन बैठकों में विद्वानों ने इस असंभव प्रश्न पर विचार विमर्श किया कि वास्तव में यह तहखाना क्या था। कुछ ने सुझाव दिया कि यह एक दंड कक्ष हो सकता है, कैदियों के लिए एक ऐसी जगह जहां उन्हें मृत्यु से भी बदतर सजाएं दी गई हों। कुछ लोगों ने कल्पना की कि यह एक ऐसा धार्मिक स्थल था जहां ऐसे अनुष्ठान होते थे जो इतने वर्जित थे कि प्राचीन समाज ने भी उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया था। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार यह एक संगरोध कक्ष था जहां बीमारी से ग्रस्त लोगों के शवों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था। कुछ अन्य लोगों ने एक असफल प्रयोग, रसायन विद्या, औषधि या किसी और भी अधिक वर्जित चीज के बारे में फुसफुसाहट की। इसका उद्देश्य समय के साथ गुम हो गया।
और फिर एक ऐसा सिद्धांत था जिसे कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वह सिद्धांत जो कमरे के हर अंधेरे कोने में गूंजता रहता था कि यह कक्ष रहस्यमय रक्षकों के ग्रंथों से जुड़े लोगों के लिए एक नियंत्रण क्षेत्र था। ऐसे लोग जिन्हें न तो अपराधी और न ही उपासक बल्कि अत्यंत खतरनाक बताया गया था। कोई भी स्पष्टीकरण पूर्ण नहीं लगा, किसी से भी सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिला। तिजोरी के अंदर केवल एक ही शिलालेख मिला जो खड़ी कंकालों की एक पंक्ति के पीछे हल्के से खुदा हुआ था, मानो लेखक दिखना नहीं चाहता था। 9 शब्द। पत्थर के नीचे दबी हुई चीज को मत जगाओ। लिखाई कांपती हुई हताश करने वाली थी और अचानक हड्डियों के पिंजरे, रासायनिक गड्ढे, जबड़ों से गुजरते तार, सब एक बहुत बड़े, बहुत ही अंधेरे प्रयास के टुकड़ों की तरह अपनी जगह पर आ गए, मानो किसी चीज को सील बंद रखने की कोशिश कर रहे हों। यहां तक कि कक्ष के केंद्र में स्थित गड्ढा एक इतनी गहरी सुरंग जिसमें तेज रोशनी भी समा जाती थी, वास्तुकला से ज्यादा धरती में एक घाव जैसा लग रहा था। किसी तरह का विरोध, भागने का रास्ता या किसी ऐसी चीज की कब्र जो कभी इंसानों के बीच नहीं रही। जब तिजोरी को खोला गया और आधिकारिक रिपोर्टें अस्पष्ट पुरातात्विक शब्दावली में बदल गईं, तब भी एक सच्चाई बाकी रही। यह खोज मृत्यु के बारे में नहीं थी, यह भय के बारे में थी। एक ऐसा भय जो इतना गहरा था कि बेबीलोन के प्रारंभिक शासकों ने इसे कैद करने के लिए दीवारों, अनुष्ठानों, जैसे के मायके ने विषयों और हड्डियों की परत दर परत निर्माण की। उस भय को समझने के लिए शोधकर्ताओं के पास खंडहरों और राजवंशों से बहुत दूर बेबीलोन के शुरुआती दिनों, प्राचीन बेबीलोन साम्राज्य की ओर देखने और अतीत का पुनर्परीक्षण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब भूमिगत तिजोरी की खबर दबे स्वर में किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट से कहीं अधिक तेजी से फैली, तो इस क्षेत्र के हर कोने से इतिहासकार और पुरातत्वविद अचानक खुद को बेबीलोन के अतीत को नए, बेचैन नजरों से देखते हुए पाए। इस खोज ने सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े किए, बल्कि इसने पहले बेबीलोनियन साम्राज्य के बारे में लोगों की सभी मान्यताओं की बुनियाद को ही चुनौती दे दी। आखिरकार अगर कोई सभ्यता इंजीनियरिंग द्वारा गढ़े गए पत्थरों से बना एक तहखाना बनाती है जिसमें पारे के जाल लगे हों और जिसमें चेतावनी के तौर पर बंधे हुए कंकाल रखे हों, तो उनके अतीत में कुछ ऐसा जरूर रहा होगा जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया होगा। और इसीलिए शोधकर्ताओं ने इतिहास में गोता लगाया, इस उम्मीद में कि जवाब बेबीलोन के उदय और उसके सबसे गहरे भय के बीच कहीं मिलेंगे। प्राचीन बेबीलोन साम्राज्य, जिसका काल लगभग 1890 4 से 1590 5 ईसा पूर्व तक रहा, महान सुमेरियन साम्राज्य के पतन के बाद अस्तित्व में आया। उर के तीसरे राजवंश के पतन के बाद सदियों तक अस्थिरता, प्रतिद्वंद्वी नगर राज्यों, छोटे मोटे युद्धों और बदलते गठबंधनों का दौर चला। फिर और लारसा राजाओं का उदय हुआ। उन्होंने शासन किया और अंततः उनका विघटन हो गया। उस अराजकता से बेबीलोन, जो कभी एक छोटा और महत्वहीन शहर माना जाता था, का उत्थान शुरू हुआ। जब तक हम्मुराबी ने अपने शासन को सुदृढ़ किया, बेबीलोन केवल एक और मेसोपोटामियाई साम्राज्य नहीं था। यह एक ऐसा साम्राज्य था, एक राजनीतिक और धार्मिक शक्ति केंद्र, जिसने सदियों तक कानून, व्यापार, पौराणिक कथाओं और संस्कृति को आकार दिया। अधिकांश लोग हम्मुराबी को उनके कानूनों के लिए याद करते हैं, लेकिन अक्सर यह बात भुला दी जाती है कि उन कानूनों को आकार देने में अंधविश्वास, रीति रिवाज और भय का कितना बड़ा योगदान था। और शायद यही भय तिजोरी को समझने की गुमशुदा कड़ी हो सकता है। प्रारंभिक बेबीलोन के अध्ययन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि यह शहर पुरातात्विक रूप से सहयोग करने से इनकार करता है। यह दुर्भावना के कारण नहीं,
बल्कि भूविज्ञान के कारण है। बेबीलोन का निर्माण ऐसी भूमि पर हुआ था जहां जलस्तर काफी ऊंचा था, जिसका अर्थ है कि गहराई में दबी कोई भी वस्तु अंततः सड़ जाती थी, ढह जाती थी या बह जाती थी। हजारों वर्षों तक बेबीलोन का पुनर्निर्माण होता रहा, क्योंकि इसे पुरानी परतों के ऊपर लगातार नया रूप दिया जाता रहा। इसके अलावा लूटपाट, मिट्टी का कटाव और यहां तक कि प्राचीन ईंटों का पुनर्चक्रण भी होता रहा, जिससे निराशाजनक रूप से बहुत कम भौतिक साक्ष्य बचे हैं। भौतिक साक्ष्यों की यह कमी कई बड़े अंतराल पैदा करती है। ये अंतराल अब उस खजाने की खोजों से ऐसे तरीकों से भरने की क्षमता रखते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बेबीलोन के भय को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने बचे हुए लिखित अभिलेखों का सहारा लिया। हम्मुराबी संहिता सबसे प्रसिद्ध स्रोत है, लेकिन कानूनी दंडों जैसे कि इसे काट देना, उसे दाग देना और जो चुका नहीं सकते उन्हें निर्वासित करना के अलावा ऐसे कई खंड हैं जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए अनुष्ठानों और वर्जनाओं की ओर इशारा करते हैं। कुछ अपराधों के बारे में माना जाता था कि वे देवताओं को इतना क्रोधित कर देते थे कि साधारण दंड पर्याप्त नहीं होता था। वर्जित अनुष्ठानों का पालन करने या निषिद्ध आत्माओं का आह्वान करने वाले लोगों को केवल मृत्युदंड ही नहीं दिया जाता था, उन्हें मिटा दिया जाता था, सील कर दिया जाता था या अनुष्ठानिक रूप से बांध दिया जाता था। बेबीलोन में पंथ, गुप्त संप्रदाय और धार्मिक उपसमूह भी थे। कुछ को खुले तौर पर सहन किया जाता था, जबकि अन्य को निर्दयतापूर्वक अस्तित्व से मिटा दिया जाता था। मकबरे की हड्डियों की व्यवस्था में आत्मा को निष्क्रिय करने का जो संकेत मिलता है, वह मृतकों को वापस आने से रोकने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों से चौंकाने वाली हद तक मेल खाता है। यदि ये अनुष्ठान वास्तव में मकबरे में मौजूद चीजों को दर्शाते हैं, तो प्राचीन बेबीलोन में किसी को यह विश्वास रहा होगा कि किसी चीज को दोबारा उठने से रोकना जरूरी है। जब विद्वानों ने मकबरे की नक्काशी और प्रतीकों की तुलना बेबीलोन के ज्ञात ग्रंथों से की, तो समानताएं और भी स्पष्ट और चिंताजनक हो गईं। मेसोपोटामिया की पाताल लोक संबंधी मान्यताओं के अनुसार मृत आत्माएं कई द्वारों से होकर गुजरती थीं, जिनमें से प्रत्येक की रक्षा भयानक प्राणी करते थे। बेचैन आत्माओं को भागने और जीवितों को परेशान करने के लिए वापस लौटने से रोकने के लिए अनुष्ठान सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे। कुछ ग्रंथों में नदी की आत्माओं का उल्लेख था, जो आंखों से अदृश्य थीं और जल के नीचे विचरण करती थीं, भ्रष्टाचार और रोगों पर पलती थीं। इन प्राचीन भयों की गूंज तिजोरी में भयावह रूप से स्पष्ट थी, जहां विषैले तरल के गड्ढे उन वर्णनों को प्रतिबिंबित करते थे। मिट्टी की पट्टियों पर बंधन अनुष्ठानों का विवरण अंकित था, जिन पर चुप कराने, बांधने और मार्ग को प्रतिबंधित करने के प्रतीक अंकित थे। जब विद्वानों ने तिजोरी की अंतिम शिला पर खुदे हुए सटीक वाक्यांशों को देखा, तो उस विचित्र समानता ने कमरे में सिहरन पैदा कर दी। फिर सदियों पहले विकृत किए गए वे टुकड़े मिले, जिन पर मासेरू रक्षकों या संरक्षकों का जिक्र था, चाहे वे आध्यात्मिक हों, मानवीय हों या इनके बीच कुछ और। ग्रंथों में जोड़ देकर कहा गया था कि उन्हें सीलबंद कर दिया गया था, कभी मारा नहीं गया था। और अचानक तिजोरी पर लिखा हुआ स्पष्ट शिलालेख, जिसे बांधा गया है उसे मत जगाओ, आबू, रूपक से कहीं अधिक चेतावनी जैसा लगने लगा। जैसे जैसे इतिहास और पुरातत्व आपस में टकराए, परेशान करने वाले सिद्धांत आकार लेने लगे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से कहीं अधिक भयावह था। कुछ लोगों का मानना था कि इस तहखाने को किसी प्रतिबंधित पंथ, किसी कट्टरपंथी संप्रदाय को रखने के लिए बनाया गया था, जिसके अधिकार इतने खतरनाक माने जाते थे कि राज्य या तो उन्हें जिंदा दफना देता था
या उनके अवशेषों को ऐसी जगह छिपा देता था जहां कोई उन तक न पहुंच सके। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि यह एक सामूहिक मृत्युदंड स्थल था जहां राजनीतिक शत्रुओं, जादूगरों या देशद्रोहियों को जानबूझकर जीवित लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में बंद कर दिया जाता था। एक अन्य मत के अनुसार इसका उद्देश्य अधिक व्यावहारिक था, लेकिन उतना ही भयावह भी। यह तहखाना किसी घातक बीमारी के पीड़ितों को रखने के लिए एक संघरोध स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अंदर पाए गए भारी धातु और रसायन संक्रमण को रोकने के लिए किए गए एक अधूरे प्रयास हो सकते हैं। फिर भी कुछ विद्वानों का तर्क है कि इसका उद्देश्य शारीरिक से अधिक आध्यात्मिक था। शापित या प्रेत बाधित लोगों का दफन स्थल एक अनुष्ठानिक छत जो बेचैन आत्माओं को भागने से रोकने के लिए बनाई गई थी। और फिर सबसे विवादास्पद धारणा यह थी कि रहस्यमय प्रतीकों और सावधानीपूर्वक व्यवस्था के आधार पर इस तिजोरी का निर्माण अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण उस समय हुआ था जब मिथक और कानून आपस में जुड़े हुए थे। एक ऐसा दौर जब बेबीलोनियों को सचमुच डर था कि उनके शहर के बहुत नीचे किसी शक्तिशाली, खतरनाक और समझ से परे चीज को बांध कर रखा गया है। कोई भी इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन कोई भी किसी भी सिद्धांत को खारिज भी नहीं करता, और यही बात लोगों को डराती है। तिजोरी की खोज से पहले भी बेबीलोन का प्रारंभिक इतिहास विचित्र अंतरालों से भरा हुआ था। राजाओं की सूचियां गायब हो गईं, जनसंख्या अचानक घट गई और पूरे जिले अधूरे रह गए। धार्मिक अनुष्ठानों के कैलेंडर रहस्यमय ढंग से बदल गए और धार्मिक ग्रंथों को बिना किसी स्पष्टीकरण के फिर से लिखा गया या नष्ट कर दिया गया। अलग अलग रूप से देखें तो ये विसंगतियां असुविधाजनक जिज्ञासाएं थीं, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखा गया तो ये किसी कहीं अधिक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करती थीं, मानो बेबीलोन स्वयं अपने अतीत के एक अध्याय को मिटाने या छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अब वह तिजोरी उस भूली हुई इतिहास का सबसे ठोस प्रमाण प्रतीत हो रही थी। शहर द्वारा लंबे समय से दफन किए गए रहस्यों की मूक गवाह। जैसे जैसे अधिक शोधकर्ता बेबीलोन के प्रारंभिक शासकों के बारे में गहराई से छानबीन करते गए, एक सच्चाई बार बार सामने आती रही और हर बार उसकी गूंज और भी बुलंद होती गई। बेबीलोन के नीचे स्थित तहखाना जल्दबाजी में नहीं बनाया गया था, इसे आतंक के साये में बनाया गया था। आज भी शैक्षणिक संस्थान चुपचाप इस बात पर असहमत हैं कि तहखाने से प्राप्त निष्कर्षों का कितना हिस्सा प्रकाशित किया जाना चाहिए। कुछ नमूनों को रोक दिया गया है, कुछ रिपोर्टों को रहस्यमय तरीके से संपादित कर दिया गया है। ऐसे स्थलों को दोबारा खोला जाना चाहिए या नहीं, इस पर नैतिक बहसें जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, बेबीलोनियों को किस बात का इतना डर था कि उन्होंने इसे हमेशा के लिए अपने शहर के नीचे सील कर दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? टिप्पणी अनुभाग में अपना दृष्टिकोण साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।